अलास्का का परिचय। अमेरिका से दूर ये लाल जमीन है अलास्का की। अब कहने को तो ये हिस्सा अमेरिका के मेनलैंड से करीब 4,500 किलोमीटर दूर है और यहां की आबादी नाम मात्र है, लेकिन इस इलाके में 1906 के बाद से हर साल 15,000 किलो से ज्यादा सोना मिलता आया है। हर साल यहां से अमेरिका 150 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल प्रोड्यूस करता है और 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस इस जगह से हर साल विड्रॉ करी जाती है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जमीन हमेशा से अमेरिका की नहीं थी। एक वक्त था जब यह सारा हिस्सा रशिया के अंडर आता था, मगर फिर साल 1867 में रशिया ने अपनी इच्छा से यह सब कुछ अमेरिका को बेच दिया। और जरा गेस कीजिए कितने में बेचा होगा? 1 बिलियन, 500 मिलियन, 200 मिलियन? चलो मैं ही बता देता हूं। इस पूरे हिस्से की कीमत दी गई थी 7.2 मिलियन डॉलर्स की, सिर्फ 2 सेंट पर एकड़ जमीन की। भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहे तो सिर्फ 3 पैसे में 1 गज जमीन, वो भी आज के रेट में। पीटर द ग्रेट का शासन। तो यह कहानी शुरू होती है एक 18वीं सदी से, जब रशियन एम्पायर पर शासन शुरू हुआ पीटर द ग्रेट का। और उनका एक ही लक्ष्य था, रशियन एम्पायर को इतना फैलाना कि उनकी जड़ें दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। साल 1725 में पीटर द ग्रेट की मौत के बाद भी उनकी ये ख्वाहिश उनके बाद वाले सत्ताधारी ने जिंदा रखी। और एनाओनफ रशिया के कार्यकाल में यह फैलाव पहुंचा समुद्र के पार। हानसन 1732 में रशियंस समुद्र पार करके बर्फ से ढकी बहुत बड़ी सतह पर पहुंचे। वो न इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उसे नाम दिया द ग्रेट लैंड का, बट ऑब्वियसली यह नाम रशियन में था जो उस भाषा में बना अलास्का, और बाद में जब यह नाम फैला तो उच्चारण में अंतर होने की वजह से वो अलास्का बन गया। सन 1732 में जब रशियंस अलास्का आए तो उन्हें खजाना दिखा, सोने या चांदी के रूप में नहीं बल्कि जानवरों के रूप में। दरअसल अलास्का घर था उस समय हजारों फर एनिमल्स का, जैसे किसी ऑन्टर, बीवर, मिंक, मार्टिन, फॉक्स, लिंक्स, यहां तक कि लवरेन भी। मार्बल वाला नहीं बल्कि जानवर वाला। अब चूंकि ये जानवर हर जगह नहीं मिलते थे, पर ठंड तो दुनिया में हर जगह पड़ती है, इसलिए इनके फर और उससे बने कपड़े जैसे शॉल, स्वेटर, जैकेट वगैरह की डिमांड दुनिया भर में इतनी ज्यादा थी और इनके दाम भी इतने ज्यादा हुआ करते थे कि अकेले उनको बेचने से होने वाली इनकम के सहारे कोई छोटा मोटा देश ऑपरेट हो सकता था। जिस वजह से यह खबर रशिया पहुंचाई गई। अब इत्तेफाक से एक दूसरी यात्रा से लौटते वक्त सन 1741 में वाइटस बेरिंग भी अपने क्रू के साथ एक्सीडेंटली अलास्का के सदर्न कोस्ट पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने और उनके क्रू ने अलास्का के दक्षिणी हिस्से का पूरा मुआयना कर लिया। अब वाइटस वैसे तो एक डैनिश एक्सप्लोरर थे, मगर काम रशिया के लिए किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से वाइटस खुद तो रशिया पहुंचने से पहले ही बीमारी के कारण मर गए थे, मगर उनके बचे हुए क्रू मेंबर्स ने सारी इंफॉर्मेशन रशिया तक सक्सेसफुली पहुंचा दी थी। रशिया में जैसे ही ये बात पहुंची और फैली, सभी को अंदाजा लग गया कि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का, और चूंकि उस जगह भी लोग कम हैं, इसीलिए उनका कंपटीशन भी उधर कम होगा और पैसे कमाना रशिया में रहने से ज्यादा आसान भी होगा। इसी सोच के साथ रशिया के ढेर सारे ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन अलास्का आने लगे और वहां के कोस्टल एरियाज में कॉलोनी फॉर्म करके बर्फीले जानवरों को लगातार मारने लगे। इससे उन्हें 2 फायदे मिलते थे। जानवरों को मारने के बाद उसके मीट से वो लोग अपना पेट भर सकते थे और फर बेच के अपनी जेबें भर लेते थे। फर का ट्रेड जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो इसे एक्सपेंड करने के लिए साल 1799 में रशियन अमेरिकन कंपनी की स्थापना की गई, जिससे सारा ट्रेड सेंट्रलाइज्ड हो गया। और जहां पहले बायर और सेलर दोनों को इंडिविजुअली डील करना पड़ता था, वहीं अब दोनों के बीच का सारा ट्रेड यह कंपनी हैंडल करने लगी और बिजनेस बढ़ता रहा। अमेरिका की स्वतंत्रता। यह बहुत ही बोल्ड मूव था, मगर टाइमिंग थोड़ी गलत थी, जिस वजह से इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। देखो, जिस समय रूस ने अलास्का को पॉपुलेट करना शुरू किया था ना, साल 1732 में, उस वक्त कनाडा और अमेरिका दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन के अंडर आते थे। मगर 4 जुलाई 1776 के दिन डिक्लेरेशन ऑन इंडिपेंडेंस इशू किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन के राज से आजाद हो गया था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अलग देश बन गया था, जिसका अपना टैक्सेशन, अपना ट्रेड
और हर एक स्टेप पे अपना पर्सनल कंट्रोल था। यही कारण था कि अमेरिका रूस के इस एडिक्ट से काफी नाराज था। इसलिए नहीं कि रूस ने जमीन के इतने बड़े टुकड़े को अपने अंडर ले लिया था। I mean, वो टुकड़ा इतना बड़ा और जेन्युइनली इतना यूजलेस था कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो किसी के कंट्रोल में है या नहीं। बल्कि वो नाराज इसीलिए थे क्योंकि इस एडिक्ट में यह भी लिखा गया था कि किसी भी नन रशियन फॉरेन शिप का अलास्का के कोस्ट के 100 नॉटिकल माइल्स यानी करीब करीब 185 किलोमीटर के दायरे के अंदर आना भी पूरी तरह से वर्जित है। इस नियम के कारण अमेरिका, जो अभी हाल ही में आजाद हुआ था, उसके लिए ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया। और अगर ट्रेड नहीं होगा तो पैसे नहीं आएगा, और पैसा नहीं आया तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन के सपने भी केवल सपने ही रह जाएंगे। इसलिए उसने रशिया के इस बात पे आपत्ति जताई। अब रशिया के पास दो ऑप्शन थे, जले पर नमक छिड़क के इन बातों को अनसुना करके एक नया दुश्मन बना ले जो ऑलरेडी उसके पास बहुत थे, या फिर थोड़ी रिलैक्सेशन देके एक नया नवेला दोस्त बना ले। एक समझदार देश के नाते रशिया ने दूसरा ऑप्शन अपनाया। उसने अमेरिका को साथ बात करने के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद साल 1824 में साइन करी गई रूसो अमेरिकन ट्रीटी, जिसमें रशिया ने दो चीजों पर एग्री किया। कुछ साल तो सब कुछ बेहतरीन ढंग से चल रहा था, लेकिन पॉइंट यह है कि लोगों की जनसंख्या भी तो के साथ साथ बढ़ेगी। 1840 का दशक आते आते वहां पर करीब 10,500 रशियंस की आबादी पहुंच चुकी थी, वो जिनकी पूरी जिंदगी रशियन फर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में चलती थी। अब जहां पहले 700 लोग के घर शिकार पर चलते थे, वहीं पर संख्या अब 10,500 पे पहुंच गई, जिस वजह से ऑब्वियसली पहले से ज्यादा शिकार भी किया जाने लगा। मगर जानवरों का कोई प्रोडक्शन हाउस थोड़ी ना होता है जो असीमित तौर पे बढ़ते ही जाएंगे। एज ए रिजल्ट, बढ़ते शिकार की वजह से वहां मौजूद जानवरों, इस स्पेशली फॉर एनिमल्स की आबादी बहुत तेजी से घटने लगी। कुछ साल तो सब कुछ बेहतरीन ढंग से चल रहा था, बट पॉइंट यह है कि लोगों की जनसंख्या भी तो के साथ साथ बढ़ेगी। 1840 का दशक आते आते वहां पर करीब 10,500 रशियंस की आबादी पहुंच चुकी थी, वो जिनकी पूरी जिंदगी रशियन फर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में चलती थी। अब जहां पहले 700 लोग के घर शिकार पर चलते थे, वहीं पर संख्या अब 10,500 पे पहुंच गई, जिस वजह से ऑब्वियस पहले से ज्यादा शिकार भी किया जाने लगा। मगर जानवरों का कोई प्रोडक्शन हाउस थोड़ी ना होता है जो असीमित तौर पे बढ़ते ही जाएंगे। एज ए रिजल्ट, बढ़ते शिकार की वजह से वहां मौजूद जानवरों, स्पेशली फर एनिमल्स की आबादी बहुत तेजी से घटने लगी। वो भी कुछ इस कदर से कि विरल ही कोई फर एनिमल आसपास दिखा कर दी थी, और अगर दिखते भी थे तो इतने कम कि उनसे लंबे समय तक सस्टेन किया ही नहीं जा सकता था। सन 1850 का दशक आते आते सीटर्स, ऐसे जानवर जो 1732 में करीब 3 लाख से भी ज्यादा की तादाद में मौजूद थे, जिनके अकेले के शिकार से पहले कुछ अलास्कान रशियन जनरेशन ने अपना पेट भरा था, वो ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए। रिजल्टिंग रशिया को जो इकलौता फायदा अलास्का से मिल रहा था, इकोनॉमिक रेवेन्यू का, वो हर साल घटने लगा और अलास्का की फैक्ट्री और वहां की कॉलोनी का केवल खुद के पैसों पे सस्टेन करना मुश्किल होने लगा। मगर इसके दूसरी तरफ एक और मुसीबत रशिया का इंतजार पल के बिछाकर कर रही थी। रशिया ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश का दुश्मन था। आज के करीबन 50 से ज्यादा देश जैसे भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो ब्रिटिश की ही गुलामी में थे। फ्रांस से भी रशिया की खास बनती नहीं थी, और चूंकि रशिया लगातार एक्सपेंड करता जा रहा था, इसलिए सभी देश इंडिविजुअली रशिया के इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए बेताब थे, पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। इफाक से ये वही दौर था जब ऑटोमन एम्पायर लगातार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और बीतते समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा था। रशिया को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उसे लगा कि ऑटोमन एम्पायर, जो ऑलरेडी इतना कमजोर हो गया है, अगर उसे हरा के उसकी टेरिटरी पर रशिया अपना कब्जा कर ले तो न सिर्फ उसका साम्राज्य बढ़ जाएगा, बल्कि उसके पास ब्लैक सी का भी कंट्रोल आ जाएगा, जो ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा कंट्रोल उसके हाथ में दे देगा। अब इसी कमजोरी का फायदा उठाने के इरादे से रशिया ने पहले 2 जुलाई 1833 पे हमला करके उन्हें कब्जे में ले लिया, जिन्हें आज की डेट में रोमानिया कहा जाता है। मगर यहां भी रशिया की टाइमिंग गलत थी, क्योंकि इस समय तक टर्क्स ने फ्रांस को सभी धार्मिक स्थलों की गार्जियनशिप दे दी थी,
जिस वजह से यह ऑक्यूपेंसी फ्रांस ने अपने ऊपर इन डायरेक्ट हमले की तरह ले ली और दोनों ही देश काइंड ऑफ एक कोल्ड वॉर में पहुंच गए। और प्रेजेंट डे रोमानिया को कब्जा आने के बाद जब 20 मार्च 1860 को पेरिस साइन करके रशिया को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, बल्कि इसके बावजूद रशिया को जो इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा था उसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता था, और ग्लोबली जो इज्जत गई वो अलग। अब 1860 में अलास्का के फर वेंचर्स अब उस हद तक प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, उल्टा कई बार तो लॉसेस भी कर रहे थे, जिससे रशिया की जेब जो पहले से ही खाली होने की कगार पे थी, उससे और पैसे वो वेंचर चूसने लगे थे। दूसरी यह कि उस वक्त कनाडा था ब्रिटेन के हाथों में, और हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन की गुलामी में इतने देश थे कि उसे शायद ही कभी इकोनॉमिक तंगी जैसी चीजें फेस करनी पड़ी होगी। इकोनॉमिकली खराब हालत और हाल ही में रशिया के खिलाफ क्राइमिया में मिली जीत से कॉन्फिडेंस में आके कहीं कनाडा में मौजूद ब्रिटिश एम्पायर अलास्का पे हमला ना कर दे, इसका डर रशिया को खाए जा रहा था, क्योंकि ऐसे हालात में वो अलास्का को डिफेंड नहीं कर सकते थे। यह बात उन्हें अच्छे से पता थी। और अगर उसी देश से वो एक और युद्ध हारे और उनके जमीन को उनके हाथों से छीन लिया गया, तो इस बार तो रशिया किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। अब यहां पर इसका सलूशन क्या था? रशिया का अलास्का छोड़ देना। पर रातों रात अगर रशिया अलास्का छोड़ के भाग जाएगा तो ना सिर्फ ये घाटे का सौदा होगा, बल्कि ये भी बातें बन सकती थीं कि रशिया ब्रिटेन के डर से भाग गया, और अगर रशिया के जाने के बाद ब्रिटेन अलास्का पे कब्जा कर लेता, तब तो रशिया के लिए मुसीबत और बढ़ जाती। ऐसे में किया क्या जाए? ये सोचते सोचते निकाला गया बीच का रास्ता कि क्यों ना अलास्का को बेच दिया जाए अपने नए नए दोस्त अमेरिका को। इससे रशिया को दो फायदे थे। पहला कि इस कंगाली में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, और दूसरा अमेरिका से उसके संबंध और बेहतर हो जाते। बड़ी उम्मीद के साथ ये प्रपोजल 1861 में अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने रखा गया, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी, और इसका रीजन था अमेरिका में बढ़ रही इंटरनल टेंशंस, जिस वजह से लगातार किसी सिविल वॉर के छेड़ने का खतरा अमेरिका पे मंडरा रहा था। फिर भी जब ज्यादा इंसिस्ट किया गया तो साल 1860 में दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच एक मीटिंग सेट हुई, केवल इस डील को डिस्कस करने के लिए। और उस मीटिंग में जब रशियन ऑफिशियल्स ने पूछा कि अमेरिका कितनी कीमत देने को तैयार है, तब अमेरिकन ऑफिशियल ने कहा कि वो हद से हद तक $5 मिलियन तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अब ये बात आगे बढ़ पाती कि उससे पहले ही अप्रैल 1861 पड़ गई। 1861 में यह काम कर गई, ना कि अमेरिका ने सोचा अगर ऐसी कोई डील अभी हो गई तो वह जनता का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगी, और डोमेस्टिक इश्यूज से उनका ध्यान हटने की वजह से उनको गवर्नेंस में थोड़ी आसानी होगी। इसी के रिजल्ट में दोनों पार्टियां मार्च 1867 में मिली, और पूरी रात डिस्कशंस और नेगोशिएशंस करने के बाद फाइनली 30 मार्च 1867 के दिन सुबह 4 बजे अमेरिका ने ट्रीटी ऑन परचेज साइन की, और रशिया ने अलास्का को करीब $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया, जो आज के करीब $129 मिलियन के बराबर था। अब यह कितना सस्ता था इसका अंदाजा देना हो तो रशिया ने केवल 2 सेंट्स पर एकड़ आज के रेट में केवल 36 सेंट्स या मिल गई, और अमेरिका को ठीक वही डाइवर्टेड रिजल्ट दिखा जो उन्हें चाहिए था। जनता इस मूव को क्रिटिसाइज करने लगी, जहां कुछ लोगों ने तो यह रिमार्क तक कर दिया कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा एक पोलर बियर गार्डन पे खर्च कर दिया गया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त अलास्का केवल एक बंजर जमीन थी, जहां ना कुछ मिलता था ना ज्यादा कुछ उगता था। पर कुछ सालों बाद तो जैसे अमेरिका की किस्मत ही खुल गई। पहले साल 1857 से शुरू हुई गोल्ड माइनिंग की बदौलत यहां सोने की भरमार पाई जाने लगी, और सोना कम था कि 1902 में यहां तेल भी मिल गए, और 1967 से यहां पे नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन भी होने लगा। जिस जमीन के टुकड़े को कूड़ा समझ के अमेरिका ने खरीदा था ना, उसकी मिट्टी लिटरली सोना उगल रही थी। और आज अलास्का दुनिया की सबसे नेचुरली रिच जमीनों में से एक होने के नाते अमेरिकन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक बन गया है। हालांकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल, और वो ये कि अगर आपके पास आज $1 बिलियन आ जाए और आपको किसी देश में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, तो आप कहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे और क्यों?
इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अलास्का की ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है बर्लिन वॉल के हिस्ट्री के बारे में कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बर्लिन के बीचों बीच इतनी बड़ी वॉल क्यों बनाई गई थी, जैसे कि उसे बिल्कुल दो डिफरेंट देश की तरह ही बांट दिया गया था। आखिर इसका रीजन क्या था और आखिर इस बॉर्डर को बाद में तोड़ा क्यों गया? इस पूरे कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।